कुछ सालों पहले काचा बादाम वाले गाने पर डांस करके फेमस होने वाली अंजलि अरोरा के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही होगा। पर क्या आपको पता है, प्रोवोकेटिव पोस्ट से भरी प्रोफाइल वाली अंजलि अरोरा को बिना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड के रामायण पर बन रही एक फिल्म में मां सीता का रोल करने को मिला है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। आज की तारीख में सेक्सुअल कंटेंट केवल कुछ वेबसाइट्स पर ही सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर सेंसुअल वीडियोस और ऐसा कंटेंट बनाने वाली फीमेल क्रिएटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और बढ़े भी क्यों ना, उन्हें पैसा मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, फेम मिल रही है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वैलिडेशन मिल रहा है, कमेंट्स उनकी तारीफों से भरी हुई है। पर इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया और इन जनरल पूरी सोसाइटी के ही हाइपर सेक्सुअलाइजेशन पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, जो मैंने पिछले कुछ समय में जाना है। मैंने समझा कि बात केवल कुछ फीमेल क्रिएटर्स के आधे कपड़ों में वीडियो बनाकर फेमस हो जाने की नहीं है, बात कुछ और ही है। तो आइए देखते हैं कि क्यों सोशल मीडिया पर सेक्सुअल कंटेंट बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी किस दिशा में जा रही है, उसका लड़कों पे क्या असर पड़ रहा है और कैसे वो लड़कियां जो एक कंटेंट बना रही हैं, एक नज़र में वो खुद भी इस सिचुएशन की विक्टिम है। सोशल मीडिया पर बढ़ता सेक्सुअल कंटेंट दरअसल सिर्फ एक सिम्टम है। इसके पीछे का बड़ा सोसाइटल ट्रेंड है पॉर्निफिकेशन। पॉर्निफिकेशन का अर्थ है पॉर्न में दिखाई जाने वाली सेक्सुअल थीम्स, सेक्सुअल इमेजरीज और पॉर्न में उपयोग होने वाली भाषा का समाज में फैल जाना। देखो, पोर्नोग्राफी तो सोसाइटी में हमेशा से ही रही है, फिर प्रिंटिंग का इजाद हुआ और पॉर्न मैगजीन्स आने लगी जैसे प्ले बॉय या पेंट हाउस। उसके बाद धीरे धीरे डीवीडीज में पोर्नोग्राफिक मूवीज रिकॉर्ड होकर बिकने लगी। यहाँ तक भी पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन एक लिमिट में था, क्योंकि मैगजीन खरीदना, उसको रखना, डीवीडी खरीदना या रेंट करना, बहुत सारे इसमें स्टेप्स थे। फिर आता है इंटरनेट। Once X-rated material was an under-the-counter job. Now it's just a click away. इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एनोनिमस बना दिया। इन तीनों फैक्टर्स के कारण उसकी डिमांड आसमान छूने लगी। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की पॉर्न वीडियोस देख सकता था। जैसे जैसे सोसाइटी में पोर्नोग्राफी और मेन स्ट्रीम होती गई, वैसे वैसे दुनिया भर के कल्चर्स में पॉर्निफिकेशन बढ़ता गया। मतलब पॉर्न की वही चीज़ है हमारे नॉर्मल कल्चर में भी दिखाई देने लगी। प्रिंट और मीडिया एडवर्टाइजिंग भी सेक्सुअल हो गई, म्यूजिक वीडियो सेक्सुअल हो गए और स्टाइलिश दिखने से ज़्यादा सेक्सी दिखने पर जोर दिया जाने लगा। आप देखेंगे तो पाएंगे कि आज की तारीख में महिलाओं को हाइपर सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। सब जगह सेक्स आ गया है। आम रस की बोतल बेचने के लिए उसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे किसी पॉर्न मूवी का ट्रेलर हो, और नरेटर भी बड़ी ही सेडक्टिव आवाज में बोलती है। मिलने के लिए बेसब्र है। आम ही तो है, उसमें ऐसा क्या है? पर नहीं। बताओ ये किस चीज का ऐड था? चश्मे का। सोशियोलॉजिस्ट बर्नाडेट बार्टन अपनी किताब द पॉर्निफिकेशन ऑफ अमेरिका में लिखती हैं कि कैसे मेल गेज वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरह फैल चुकी है। मेल गेज का अर्थ होता है पुरुषों की नज़र से महिलाओं को दिखाना। महिलाओं को बेसिकली ये मैसेज दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, तब जाकर तुम खूबसूरत कहलाने या तारीफ पाने के लायक हो। और वो ऐसा का मतलब कुल मिलाकर होता है एक पॉर्न स्टार की तरह दिखना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए जिसको देखकर मर्द लोग खुश हों। अब जब एक तरफ समाज में सिनेमा, पॉर्न फिल्म्स और एडवर्टाइजिंग वगैरह के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए तो ही तुम सुंदर हो, और फिर उसके ऊपर अगर ये संदेश दे कि ऐसा दिखोगी तो बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट यही होता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पे कई लड़कियां कम कपड़ों में सेक्सुअली प्रोवोकेटिव और बेसिकली सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट बनाने लगती हैं। चूंकि ये चीज़ वेस्ट में भी काफ़ी समय से बढ़ रही है, तो भारत में भी इसे आना ही था। आप सोच के देखो कि जिन फीमेल क्रिएटर्स का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो अपनी ऑडियंस को वही पॉर्न मूवीज वाली फैंटेसी ही तो बेच रही है। सेम वही पॉर्न वाली फैंटेसीज आपको सोशल मीडिया पर प्ले होती दिख जाएगी। वही हाव भाव, वही हालचाल, वही पोज, यहाँ तक कि वही शब्दों का इस्तेमाल भी। और सोशल मीडिया चूंकि वो एंगेजमेंट पे काम करता है, तो वो इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देता है। प्रोवोकेटिव या रिवीलिंग फोटोज और रील्स पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं। तो भले ही कोई अकाउंट शुरुआत में नॉर्मल फोटो वीडियोस डाल रहा हो,
पर वो धीरे धीरे एक सॉफ्ट पॉर्न अकाउंट में तब्दील हो जाता है। पिछले साल टेलीग्राफ ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर 13 और 15 साल की उम्र के अकाउंट्स बनाए और उन्होंने पाया कि बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बच्चों के अकाउंट्स को इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रिकमेंड करते हैं, फैट डाइट्स, सेल्फ हार्म कंटेंट और ऑब्वियसली सॉफ्ट पॉर्न। ऐसा इसलिए क्योंकि यही चीजें ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करती है। तो आज की तारीख में हम यहाँ पहुंच गए, बढ़ता पॉर्न कंजम्पशन, सोसाइटी का बढ़ता पॉर्निफिकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलती सॉफ्ट पॉर्न। अब चर्चा करते हैं इसके कुछ प्रभावों की। That young women in America are in the grips of an escalating mental health crisis. High-speed internet porn and its impact on the minds of teenagers. Clearly, the culture is sending a very negative message to girls and to boys about girls. जो लड़कियां इस तरह के वीडियोस बना रही है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ओनली फैंस पे हो या कहीं भी हो, आमतौर पर हमें लगता है कि वो बहुत मजे में है, उनकी लाइफ सही चल रही है, घर बैठे पैसा छाप रही हैं, दिन रात तारीफें मिल रही हैं। पर ये अधूरी कहानी है। दुनिया के सामने खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने का इन महिलाओं की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये किसी को नहीं पता। उदाहरण के लिए इसी तरह के सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट बनाने वाले एक क्रिएटर की ये पोस्ट देखिए। इसमें उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ की बात की है कि कैसे लोगों को उनका हंसता चेहरा दिखाई देता है पर उन्हें अकेले में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस पोस्ट के रिप्लाई में कुछ इस तरह के कॉमेंट्स थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग यहाँ केवल तेरा शरीर देखने आए हैं, दिखाते रहे या जाए यहाँ से। हो सकता है आपको ये पढ़कर थोड़ा दुख हो और ये दुख की बात है ही, पर इस पोस्ट के ठीक पहले और ठीक बाद में ये इंस्टाग्रामर ने ऐसी पोस्ट डाली है जो मैं बिना ब्लर किए दिखा ही नहीं सकता। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें सट्टे के ऐप्स का प्रमोशन भी मिल जाएगा। यहाँ जीतने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो मतलब जितना जीतोगे उतना अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस सब के बीच ऑब्वियसली लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि इस सेक्सी से शरीर और सिडक्टिव सी स्माइल के पीछे क्या चल रहा है। जिस तरह का कंटेंट ये बना रही हैं उसी तरह के फॉलोअर्स भी तो आएंगे। बहुत ही सेक्सुअल कंटेंट बनाकर अपने अंगों को दिखा दिखा के कोई बहुत होलसम कम्युनिटी तो डेवलप हो नहीं सकती। वैसे अपने शरीर को सेक्सुअलाइज करके पैसा कमाने वाले लोगों का एक और ग्रुप है और वो है पॉर्न स्टार्स। My first shoot was down in Santa Monica, and from right away, I called my manager to tell them I was uncomfortable. I tried to run naked from the hotel room at one point. There's a very high death rate in the porn industry. पॉर्न स्टार्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पर स्टडीज हुई हैं कि जब कोई महिला इस तरह का काम करती है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, समाज उसको किस नज़र से देखता है, जो उसकी ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है उसका क्या असर पड़ता है। इस तरह का थोड़ा बहुत डेटा हमारे पास मौजूद है। जैसे कैलिफोर्निया के एक ऑनलाइन सर्वे में 134 पॉर्न स्टार्स को कंपेयर किया गया लगभग 1800 दूसरी महिलाओं के साथ, और उसमें उन्होंने पाया कि पॉर्न एक्ट्रेसेस में डिप्रेशन की रेट्स ज़्यादा थी और उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ सामान्य महिलाओं से बहुत बुरी थी। 2010 की एक और स्टडी में भी यही पाया गया कि सेक्स वर्कर्स में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। पिछले कुछ सालों में कई फेमस और अमीर पॉर्न एक्ट्रेसेस के खुद को मारने या ड्रग ओवरडोज के कारण मरने की खबरें आई हैं, और ये उनके नाम है जिनके लिए जीवन इतना मुश्किल हो गया कि उन्होंने उसे खत्म करना ठीक समझा। इसके अलावा कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बस जिए जा रही हैं, और इनके लिए इस सबसे डील करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब ये थेरेपिस्ट के पास भी जाती है तो इन्हें जवाब में यही सुनने को मिलता है कि तुम जो काम कर रही हो उसी के कारण ये हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर प्रोवोकेटिव डांस करने वाली, फोटोज डालने वाली इन फीमेल्स, डांसर्स, मॉडल्स या एक्ट्रेसेस, जो कहना है कह लो, इनके वर्चुअल दुनिया में किए जा रहे इस काम में और रियल लाइफ पॉर्न स्टार्स में या सेक्स वर्कर्स में कितना अंतर है, कितना समानता है, इसका जजमेंट आप खुद कीजिए। पर इस ट्रांजैक्शन में हार्ड या सॉफ्ट किसी भी तरह की पॉर्न बनाने वाली पार्टी के अलावा एक दूसरी पार्टी भी है, वो लोग जो इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से होते हैं जवान लड़के। आमतौर पर जो लड़के इंटरनेट पर मटेरियल देख रहे होते हैं वो सिर्फ इस पर ही नहीं रुकते, वो एक्चुअल पोर्नोग्राफी भी कंज्यूम करते हैं, और सोशल मीडिया पर सॉफ्ट पॉर्न उनके लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता है। और पोर्नोग्राफी का एडिक्शन काफ़ी हद तक एक ड्रग एडिक्शन की तरह ही होता है। आपके ब्रेन को सिर्फ केमिकल्स रिलीज होने से मतलब है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि वो केमिकल्स एक असली रिलेशनशिप में जाकर एक असली पार्टनर के साथ होने से रिलीज हो रहे हैं या घर बैठे इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न लड़कियों को देख के रिलीज हो रहे हैं। और इंटरनेट पर ये कंटेंट असली रिलेशनशिप्स की रिप्लेसमेंट की तरह ही काम करता है। जैसा हमने देखा, इंटरनेट पर सेक्सुअल कंटेंट अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है और एनोनिमस है। तो खुद पर काम करके पहले तो इस काबिल होना कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है, और फिर उस रिलेशनशिप की सारी अप्स एंड डाउन्स झेलने से कहीं ज़्यादा आसान होता है ऑनलाइन इस तरह के अकाउंट्स के साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर लेना।
पैरा सोशल रिलेशनशिप मतलब आपको उस व्यक्ति के बारे में हर बात पता है, आप हर पोस्ट देखते हो, आपने उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ रखा है, आपको पता है वो कौन है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर सामने वाले को ये भी नहीं पता कि आप हो। पूरी तरह से एक वन साइडेड कनेक्शन। इसके अलावा हिस्टोरिकली हमारा ब्रेन कभी इतने कम समय में इतने ज़्यादा स्टिमुलस के लिए बना ही नहीं था। जब व्यक्ति सोशल मीडिया पर अकाउंट्स को फॉलो करके ही ढेर सारा डोपामिन पा लेता है तो ऑब्वियसली उसे अपनी रियल लाइफ में मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। तो शॉर्ट में बोले तो एक पूरी बिरादरी तैयार होती जा रही है लड़कों की, जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, जिनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी कम है। शायद सुनने में बहुत बड़ा क्लेम लगेगा, पर अगर आप इस पूरी सिचुएशन पर थोड़ा विचार करोगे तो पाओगे कि ये बात उतनी भी हवा में नहीं बोली जा रही है। कई ट्रेंड्स दिखाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो कुल मिला के आज बड़ी तादाद में स्क्रीन के दोनों साइड ही शरीर से जवान और अंदर से उदास लोग बैठे हैं। अब यहाँ मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये केवल कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर बने हुए कुछ अकाउंट्स की बात नहीं है। पूरी सोसाइटी ही हाइपर सेक्सुअलाइज होती जा रही है। किसे हम नंगा नाच बोलते हैं और किसे फ्रीडम और बोल्डनेस, ये बदलता जा रहा है। भविष्य में इस ट्रेंड का क्या होने वाला है, ये और बढ़ेगा तो सोसाइटी किस डायरेक्शन में जाएगी, इन प्रश्नों पर स्पेकुलेट करना फिलहाल तो मेरे बस की नहीं है। इस पर कोई एक्सपर्ट सोशियोलॉजिस्ट ही सही से कमेंट कर सकता है। इस सब्जेक्ट पर पढ़ते हुए जो कुछ मेरे सामने आया उसे मैंने इस वीडियो में रख दिया है। अब आप इस बारे में अपनी राय खुद बना सकते हैं और कमेंट्स में उसे सबके साथ शेयर कर सकते हैं। बाय द वे, हमने इस वीडियो में बात की कि कैसे व्यक्ति जिस तरह का कंटेंट बनाता है उसी तरह की ऑडियंस को वो अट्रैक्ट करता है। तो मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कॉन्शियस लोगों को, जो अपने प्रति, सोसाइटी के प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के, जानवरों के प्रति सेंसिटिव हों और जो इन मुद्दों पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करते हो। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।